हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद मुजफ्फर भट्ट आपका स्वागत करता है एग्ज़ाम्स मेड इजी यूट्यूब चैनल में। और हम आपके लिए लाए हैं साइंस सीरीज़ का लेक्चर। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इस वक्त रेस्पिरेशन। कल हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करी थी और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करी थी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करी थी, और वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इस पर भी ध्यान रखिए। इसमें से भी बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जा चुके हैं आपके एग्ज़ाम में। ये सेशन ख़त्म करते ही हम जाएंगे एमसीक्यूज पर। तो हमारे साथ बने रहिएगा इसी लेक्चर में। इसी लेक्चर में आज आपकी एमसीक्यूज भी आ जाएंगे रेस्पिरेशन के। तो आज का सबसे पहला वाला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ कि आपकी तरफ से जो हमें प्यार मिलता है और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमें इतना पसंद करते हैं और हमारे लेक्चर्स को ध्यान से देखते हैं। और इनको ध्यान से देखते रहिएगा और हमारे इस वीडियोस को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी इस चैनल को करिएगा जिसने अभी नहीं किया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ज़्यादा बातें नहीं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। और अब मुझे यकीन है कि आप पूरी अटेंशन के साथ मेरे साथ रहेंगे। थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी पढ़ाने में, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक। तो आज का जो चैप्टर है हमारा, आज का जो लेसन टॉपिक है हमारा, वो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग पे जाने से पहले कुछ 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं नॉलेज डेस्क में। तो नॉलेज डेस्क में जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, तो उनमें सबसे पहला वाला जो ह्यूमन्स होते हैं, ये ब्रीथ करता है 12 to 14 टाइम्स पर मिनट जब रेस्ट में होता है। जब बिल्कुल आराम में होता है तब ये 12 से 14 टाइम्स पर मिनट ये ब्रीदिंग करता है, यानी इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। लेकिन जब दौड़ता है, किसी काम में होता है, तब ये ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली जो एट रेस्ट ये 12 to 14 टाइम्स ये करता है पर मिनट ब्रीदिंग। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है आपको एमसीक्यूज के लिए, जब कोई पेनफुल ब्रीदिंग होती है, यानी कि किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्पनिया। क्या बोलते हैं? डिस्पनिया। याद रखिएगा। सिसेशन ब्रीदिंग इज कॉल्ड एपनिया। एपनिया। और नॉर्मल कंफर्टेबल ब्रीदिंग इज यूपनिया। ठीक है ना, जैसे नॉर्मल ही करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल में ही करते हैं ब्रीदिंग, उसको बोलते हैं हम यूपनिया। ठीक है ना। तो अब हम चले जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। कोई भी डाउट, कोई भी कुछ क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दिएगा और हम वेलकम करते हैं आपकी क्वायरीज़ को, आपके डाउट्स को। ठीक। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट होती है, पहला स्टेप इनहेलेशन से। इनहेलेशन मीन्स, यानी कि 2 ही स्टेप्स होते हैं इनमें, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इनहेलेशन क्या होती है। इनहेलेशन होती है इनटेक ऑफ एयर, बट एयर मस्ट बी रिच विद द ऑक्सीजन। जैसे ही हम एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन, इसी का दूसरा नाम है इंस्पायरेशन। तो ये जो इनहेलेशन या इंस्पायरेशन है, ये दोनों में हम इसको क्या माने देते हैं कि इन टेकिंग ऑफ फ्रेश एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स। और लंग्स में होते हैं छोटे छोटे एयर सेक्स, उनको बोलते हैं एल्वियोलाई। वहाँ पर क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। पहले ही कॉन्ट्रैक्शन यानी कि स्ट्रेच होता है। कौन सा? इंटरकोस्टल मसल्स। सो इज एन एक्टिव प्रोसेस। जो इनहेलेशन है एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू विच, उससे क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है? ये याद रखिएगा आप, ये एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। डायफ्राम इज लवर्ड एंड बिकम्स फ्लैट। जो डायफ्राम होता है बिल्कुल नीचे चला जाता है और फ्लैट बन जाता है। ठीक। रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। आपका जो बोनी केज है, रिब्स हो, वो क्या करते हैं? वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट। आप थोड़ा सा सांस लेके देखिए, सांस लेके आप देखिए कि आपकी छाती कैसे फूल जाती है और वहाँ पर रिब्स भी बाहर चले आते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई। ठीक है ना बेटा? चलो चलते हैं दूसरे पर। तो हमारा और पॉइंट है मोमेंट ऑफ जो फ्रेश एयर होता है। ये तो 2 चीज़ें हो गई,
एक तो आपकी मतलब रिब्स फूल जाते हैं, डायाफ्राम नीचे बैठ जाता है, फ्लैट होता है। अब ये जो एयर चला जाता है, इसका पाथवे कहाँ से चला जाता है ताकि ये सीधा एल्वियोलाई तक पहुँच जाए। नोज़ से हम सांस लेते हैं, नोज़ में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल्स के बाद एयर फॉलो करता है नेसल कैविटीज़, नेसल कैविटी से निकल कर इंटरनल नेयर्स यानी कि ओरल कैविटी में चला जाता है, ओरल कैविटी के बाद फैरिंक्स में, फिर ग्लॉटिस इसको अलाउ करता है टू लायरिंक्स, लायरिंक्स फिर जाता है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के 2 हिस्से बन जाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकस, और फिर उस ब्रोंकस के और डिविजन्स हो जाती हैं लंग्स में, उनको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के आगे लगे होते हैं डक्ट्स, उनको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, और वो डक्ट्स खुल जाते हैं एयर सेक्स में जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। ड्यू टू दिस मोमेंट्स थोरेसिक कैविटी जो होती है जहाँ पर लंग्स और हार्ट रहा करता है, यानी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर जो थोरेसिक कैविटी होती है, इस मोमेंट में क्या होता है थोरेसिक कैविटी को, इट इंक्रीजेस इन ऑल डायरेक्शंस which expansion of lungs and decreases the air pressure inside the lungs than the atmospheric pressure। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही थोरेसिक कैविटी में ये मूवमेंट हो जाती है एयर की, तो इट इंक्रीजेस इन ऑल डायरेक्शन, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज सरफेस एरिया करती है विच कॉज एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। तो जैसे ही हवा अंदर चला जाएगा तो लंग्स का एक्सपेंशन हो जाएगा, एंड डिक्रीज द एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर उससे क्या होता है डिक्रीज इनसाइड द लंग्स देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ही ये फूल जाती है तब अंदर का जो एयर होता है उसमें क्या होती है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कम पड़ जाती है, क्योंकि जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना ही यानी कि प्रेशर अंदर से घट जाएगा, और बाहर का जो एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। तब डिफ्यूजन होगा, यानी कि अंदर की तरफ एयर रश करेगा into the lungs to equalize the pressure. The fresh air rushes into the lungs through respiratory tracts. This is called as inspiration or inhalation। यानी कि पहले लंग्स को क्या बनाना पड़ता है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिससे ना अंदर का की जो लंग्स की जो स्पेस है वो बढ़ जाती है, और जब स्पेस बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो अंदर के एयर का प्रेशर कम होना बनिस्बत एटमॉस्फेयर की, तो भी तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर की तरफ रश करेगा। अब इसी को बोलते हैं इनहेलेशन। Exchange of oxygen of air and carbon dioxide of the blood occurs at the alveoli। यहाँ पर याद रखेंगे आप, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होता है, लंग्स में एल्वियोले होते हैं, इनका दूसरा नाम है एयर सेक्स भी, एयर सेक्स, ठीक है ना। जब यहाँ से आते हैं ये डक्ट और ये खुल जाते हैं ऐसे इसमें, ठीक, दिस इज कॉल्ड एज एयर सेक। और इस एयर सेक के इर्द गिर्द होती है ब्लड सप्लाई। क्या होती है बेटा, ब्लड सप्लाई। दोस्तों ये ब्लड सप्लाई है, और ब्लड सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कम ये ज़्यादा होता है, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है। तो अंदर से ऑक्सीजन की कमी होती है यानी ब्लड कैपिलरीज में, यानी कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन लेस होता है एज कम्पेयर टू सैक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मोर होता है। तो हमेशा डिफ्यूजन क्या होता है, हमेशा डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में, और यहाँ से होता है CO2, ये होता है मोर क्वांटिटी में यानी कि ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है ना। और ये अंदर की तरफ जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मोर क्वांटिटी में होता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं बनाऊँ फिर से, तो यहाँ से अगर कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है मोर, तो अंदर से होगा कार्बन डाइऑक्साइड लेस, तो मोर कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चला जाएगा और यही वापस चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा स्टेप। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन ही होता है कि मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट इज हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और यहाँ पर भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन का अंदर चला जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन का प्रोसेस यही है कि डिफ्यूजन हायर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाती है। अगर एयर सैक में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ब्लड कैपिलरीज में कम है, तो एयर सैक से ब्लड कैपिलरीज की तरफ ऑक्सीजन चला जाएगा,
और ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, एयर सैक में कम है, तो ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा। वो है प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। तो अब देखते हैं एक्सहेलेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ फॉल एयर, यानी कि खराब, ये तो हम कहते हैं कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारे लिए पॉइजनस है, तभी हम इसको कहते हैं फॉल एयर। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि अब इसको ब्लड से बाहर निकालना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग ऑफ फॉल एयर एयर आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से निकालना बाहर, क्योंकि बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक है ना। अंडर नॉर्मल कंडीशन इट इज़ अ पेसिव प्रोसेस। तो एक्सेलेशन क्या है, ये पेसिव प्रोसेस एंड सिंपली इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स। इनहेलेशन में हमने क्या कहा था, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स, लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है ना। ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि इंटरकोस्टल मसल्स का फंक्शन क्या है। अगर इनहेलेशन है तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी या रिलैक्स होगी। एक्सेलेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा, एक्सेलेशन में हमेशा रिलैक्स होती है और इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो इस रिलैक्स होने से क्या होगा, जो इनहेलेशन में होता है उसके अपोजिट होता है। डायाफ्राम क्या होता है, वो रेज करता है, फिर से वहाँ पर लवर हो गया था, यहाँ पर रेज करता है, हेड बिकम्स डोम शेप्ड, वहाँ पर फ्लैट शेप्ड होता है। रिब्स मूव इनवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, रिब्स वापस चले आते हैं, क्यों, क्योंकि अंदर से प्रेशर बढ़ाना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो ज़्यादा हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड रश आउट करे, ठीक है ना बेटा। मोमेंट ऑफ फॉल एयर कम्स आउट, तो यहाँ पर ये इसकी पाथवे बनाई गई है। एल्वियोलाई में होता है, पहले पहले तो कैपिलरीज में होता है, बाद में ये वहाँ से निकल आता है, फिर एल्वियोलाई में चला जाता है, एल्वियोलर से एल्वियोलर डक्ट से, यानी कि बिल्कुल अपोजिट जो पाथवे है इनहेलेशन की, ये उसके अपोजिट है। तो फिर ब्रोंकियोलस, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, लैरिंक्स, ग्लॉटिस, फेरिंक्स, इंटरनल नेयर्स, नेसल कैविटीज एंड नॉस्ट्रल्स एंड नोज, फिर आउटसाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर आपका रिब केज है, यहाँ से अंदर एयर आ गया, फिर रिब केज क्या करता है, रिब केज मूव्स अप एंड आउट, अप एंड आउट, फिर डायाफ्राम नीचे चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसके अपोजिट में होता है ये वाला एक्सहेलेशन, ठीक। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक। तो इसके साथ हमारा क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी। अब काम करते हैं, हम चले जाते हैं कहाँ, जिसको बोलते हैं हम, सॉरी, ठीक। थोड़ा सा इसमें और है, इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज कुछ हम पढ़ेंगे, तो वो है बेटा ड्यू टू दिस मूवमेंट, सॉरी, ड्यू टू दिस मूवमेंट द थोरेसिक कैविटी डिक्रीज इन ऑल डायरेक्शन। जो एक्सहेलेशन की प्रोसेस है उसमें जो थोरेसिक कैविटी है इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, यानी कि इनहेलेशन में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, लेकिन एक्सहेलेशन में सरफेस एरिया थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज हो जाता है। विच compresses द लंग्स, दिस इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड द लंग्स देन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ पर प्रेशर अंदर से ज़्यादा बन जाता है देन एटमॉस्फेयर, तभी अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड रश करता है इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन भी। कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज लिखे गए हैं यहाँ पर, वहाँ पर उसमें हम देखते हैं कि अस्थमा, दिस इज रिलेटेड टू लंग्स, इट कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ये भी कभी कभार पूछा जा सकता है, अस्थमा इज रिलेटेड टू, तो वहाँ पर लिखेंगे आप दिस इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज। ऐसी है एम्फिसीमा, इट्स मेनली कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, इट इज ए क्रॉनिक डिजीज in which alveolar walls are damaged due to decrease रेस्पिरेटरी सरफेस। तो अंदर की तरफ जब धुआं चला जाता है तो धुआं एक परत बना लेता है और वो सरफेस एरिया कहाँ पर कवर करता है, एल्वियोलाई में, उसको बोलते हैं एम्फीसीमा। और दूसरा है निमोनिया, इट्स एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स, इन्फ्लेमेशन यानी फूल जाना लंग्स, इफ प्राइमरीली इफेक्ट्स द एल्वियोलाई, द cause of the disease is bacteria or virus and less commonly in parasites। तो यहाँ पर ये निमोनिया किससे होता है, या तो बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है। दूसरा है चौथा वाला डिजीज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज OLDs। द टू मोस्ट कॉमन LDs आर
द मोस्ट कॉमन OLDs आर सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस। तो ये दो डिजीज हैं OLDs की, यूजुअली फाउंड इन वर्कर्स ऑफ द माइंस ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर ऑफ सिलिका एंड एस्बेस्टोस डस्ट। जो वर्कर्स काम करते हैं किसी माइन में, तो वहाँ माइंस में वो क्या करते हैं, वो एक्सपोज होते हैं, क्यों से क्रॉनिक एक्सपोजर होता है उनका सिलिका की और एस्बेस्टोस डस्ट की। तो ये यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज इन ह्यूमंस थे। और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में देख कर दिखाते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स का क्या होता है, रिब्स क्या क्या होता है, डायफ्राम का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या होती है, ठीक है ना, इंट्राथोरेसिक प्रेशर ऑफ लंग्स, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो ये यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं, कभी कभार ये भी MCQs में पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पे, जहाँ पर मैंने आपके लिए लाए हैं, यहाँ पर लाए हैं हमने आपके लिए कुछ MCQs जो रिलेटेड है रेस्पिरेशन के। ठीक है ना बेटा। तो रेस्पिरेशन में क्वेश्चंस जो हम लिए हैं, कुछ 12-13 क्वेश्चंस लिए हैं, 12-13 क्वेश्चंस। और यहाँ पर जो भी SSB में पूछे गए हैं या किसी और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो मैंने वो कोशिश की है कि यहाँ पर हम वो आपको दिखाएं। ठीक है ना। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो वो है रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल्स क्या है। अभी आप देखिए रेस्पिरेशन के रॉ मटेरियल्स कैसे चेक करें। रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की C6H12O6, और इस्तेमाल होता है O2, और रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स। तो रॉ मटेरियल्स तो ये हो गए ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो अब देखते हैं हम अपने इनमें ऑप्शंस में। सबसे पहला वाला ऑप्शन है रॉ मटेरियल्स कौन हो सकता है, ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो नहीं है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल यही तो है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमारा रॉ मटेरियल है फॉर इस रेस्पिरेशन का। दूसरा वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है रेस्पिरेशन इज, एक्चुअली ये मेटाबॉलिक प्रोसेस, और मेटाबॉलिक प्रोसेस की दो होती हैं प्रोसेसेस। मतलब उसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, एक तो होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है उसमें होता है ब्रेक डाउन, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हो गया ब्रेक डाउन, जैसे C6H12O6 किससे हो गया, O2 से। इसका हो गया ब्रेक डाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, तो ये हो गया ना ब्रेक डाउन। तो रेस्पिरेशन जो है ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में दो चीज़ें मिलती हैं और एक बड़ा कंपाउंड बनाती है। यहाँ पर बड़ा कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेक डाउन होता है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स निकलते हैं। सो दूसरे क्वेश्चन का आंसर है रेस्पिरेशन क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस या बायोफिजिकल प्रोसेस। तो इसका आंसर है हमारे पास दिस इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। नंबर तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास, रेस्पिरेशन डिफर्स फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कंबशन इन द फैक्ट दैट, असल में कहते हैं कि रेस्पिरेशन जो है ये भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है और कंबशन जो है ये भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, क्योंकि दोनों में जलने में भी ऑक्सीजन मदद करता है और रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीजन मदद करता है। लेकिन रेस्पिरेशन कंबशन से डिफरेंट कैसे है। अगर हम कंबशन किसी चीज़ की करें या वुड की करें तो वहाँ पर वो जलते जलते ना पूरी एनर्जी एक साथ में देता है, लेकिन रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीडेशन करते हैं वो है स्लो प्रोसेस, स्लो कंबशन, यानी कि उससे ग्रेजुअली एनर्जी निकलती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन जो है, ऑल द एनर्जी स्टोर इन ग्लूकोज रिलीज एट वंस ड्यू टू कंबशन। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल कहने की सही बात नहीं है कि जो रेस्पिरेशन होती है यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से एनर्जी निकलती है। ये कहते हैं कि यहाँ से जो स्टोरेज एनर्जी होती है ग्लूकोज में ये एकदम से निकल जाती है, नहीं। तो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन जो है, ऑल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज इज ग्रेजुअली रिलीज ड्यू टू कंबशन। तो ये वाला पार्ट हमारा जो है बी पार्ट, यही हमारा आंसर है। तीसरा है कंपैरेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंबशन, तो ये भी नहीं है। द कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट्स एज द कंबशन सब्सटेंस, वो तो है ही, वो तो कंबस्टेबल सब्सटेंस है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो एनर्जी तो देता है ग्रेजुअली। तो अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो है इसका बी पार्ट। ठीक है ना बेटा। इसके बाद हमारा चौथा वाला क्वेश्चन है, ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन क्या है,
is a catabolic process that uses carbon dioxide, produces oxygen and converts released energy to ATP. कैटाबॉलिक प्रोसेस तो है, ये सही बात है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें तो इस्तेमाल नहीं होता है और प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा देखें हम, एनाबॉलिक प्रोसेस है, डेट यूज पहले ही गलत है। एनाबॉलिक रेस्पिरेशन इस कैटाबॉलिक प्रोसेस से पहले ऑब्जेक्टिव में किया था, ठीक है ना। तीसरा वाला एनाबॉलिक प्रोसेस, ये भी सही नहीं है। चौथा वाला कैटाबॉलिक प्रोसेस है बिल्कुल, दैट यूजेस ऑक्सीजन, हाँ यूज करता है ऑक्सीजन, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट्स रिलेटेड एनर्जी इनटू एटीपी, बिल्कुल यही ऑन पार्ट आंसर है इसका, क्योंकि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और वहां से निकलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसका आंसर है यही। पांचवा क्वेश्चन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, एनर्जी इज यूज्ड अप, नहीं, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो वहां पर एनर्जी निकलती है, लगती नहीं है, तो एनर्जी इज यूज्ड अप, तो ये बिल्कुल गलत है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो ये देखते हैं। दूसरा, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, तो तीसरा वाला जो है एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी किस में स्टोर होती है, एटीपी में, तो तीसरा वाला पार्ट इसका सही आंसर है। अब इसके बाद हमारा है सातवां क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इज एन, रेस्पिरेशन क्या है, इंडोथर्मिक, क्या ये इंडो यानी कि हीट देने से होती है या इससे कुछ निकलता है यानी एनर्जी, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बी वाला पार्ट। इसके बाद ये उसमें लिखा था दूसरे कॉलम में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट गया इसके ऊपर। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं ना, वो बेटा कहाँ पर लोकेट किए गए होते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में, या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या क्रिस्टे में, या आउटर मेम्ब्रेन, तो ये जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है जहाँ पर रेस्पिरेशन होती है और रेस्पिरेशन के बाद वहाँ से एनर्जी निकलती है। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है, विच इज द पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, एटीपी, तो एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सो विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, दैट इज एटीपी। अब ग्लाइकोलिसिस, चूंकि आपको रेस्पिरेशन तो पता ही है, दो फेजेस में होती है, एक तो ग्लाइकोलिसिस फेज और फिर उसके बाद एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो क्रेब्स साइकिल होगा, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो फर्मेंटेशन होगी। तो यहाँ पर कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है या ईएमपी पाथवे कहाँ पर होती है, तो वो होती है साइटोप्लाज्म में। इसके बाद स्लो रेस्पायरिंग प्लांट्स और प्लांट टिश्यूज, यानी कि मैंने आपको कहा कि प्लांट जो होते हैं पैसिव ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, वहां पर भी रेस्पिरेशन होती है, लेकिन प्लांट्स के कुछ पार्ट्स में ज़्यादा रेट ऑफ रेस्पिरेशन रहती है और कुछ पार्ट्स ऑफ प्लांट में लोअर रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन रहती है, और जो ग्रोइंग रीजन्स होती हैं वहाँ पर ज़्यादा रेट होती है और जो मैच्योर हो चुके होते हैं वहाँ पर रेट कम रहती है। इसलिए जो हमारे पास ऑप्शन है, पहला वाला प्रो मेरिस्टम, ये तो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि जहां पर मेरिस्टमेटिक सेल्स होती है वहां पर ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगी। तो आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है स्लो रेस्पायरिंग प्लांट्स और प्लांट टिश्यूज आर, हमें देखना है कि वो टिश्यूज जहां पर स्लो रेस्पिरेशन होती है, तो प्रो मेरिस्टम पहले ही गलत। कैम्बियम, लीफ प्राइमोडिया एंड यंग प्लांट, लीफ प्राइमोडिया और कैम्बियम, यहाँ पर भी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है, लेकिन डी वाला पार्ट है एडल्ट प्लांट्स एंड मैच्योर टिश्यूज, उसमें रेस्पिरेशन बहुत कम होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस एंड एसिटाइलेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली, कितना है बेटा, वो है 8 और 6, ठीक है ना, 8 और 6। तो पहले ग्लाइकोलिसिस में निकलते हैं 8 और फिर 6 निकलते हैं कहाँ, आगे जाके एसिटाइलेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय 1 मोल ऑफ एटीपी इज, 1 मोल ऑफ एटीपी, अगर एटीपी का 1 मोल इस्तेमाल करें तो वहां से कितनी एनर्जी निकलती है, वो है बेटा 7.3 किलो कैलोरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द साइकिल इन विच पायरुविक एसिड इज ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्रेब्स साइकिल, तो उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्यों, यहाँ पर देखते हैं पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस से, फिर पायरुविक एसिड चला जाता है क्रेब्स साइकिल में और वहां से निकलता है क्या, वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक। तो यहाँ पर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, तो उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के और दो नाम हैं, उनको बोलते हैं TCA साइकिल। TCA साइकिल एक, और दूसरा है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक। तो ये याद रखिएगा, कभी कभार ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास, वो है द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन होता है, ये CBSE 1997 में पूछा गया है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट होता है फर्मेंटेशन का, वहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो वहाँ पर निकलता है इथाइल अल्कोहल। क्या निकलता है? और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी पार्ट इसका आंसर है C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आर। तो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन, अब एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसमें पहला वाला ही एंड प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी है। तो दूसरा ये क्या लिखा है यहाँ पर, स्टार्च एंड ऑक्सीजन, शुगर एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड एनर्जी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के MCQs इतने ही थे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर से मुलाकात होगी, वहाँ पर हम लाएंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो हमारे सिलेबस में है। मुझे लग रहा है कि आज का सेशन ठीक हो गया और आपको भी पसंद आ चुका होगा। अगर मतलब पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेरी रही होगी या कोई किस्म की दिक्कत होगी मेरी पढ़ाने में, तो फिर प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।